हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। और ये पेपर आया था एसएससी एमटीएस का 5 अगस्त का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जीके के इसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर। 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन दिए थे उन्हीं के आधार पर इनको लिया गया है। काफ़ी तौर पर मैंने देखा है ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए थे, तो आप इनसे अपना लेवल चेक कर सकते हैं और पेपर का लेवल कैसा रहता है ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हम इस चैनल पर एसएससी एमटीएस के लिए डीआरडीओ एमटीएस के लिए तैयारी कराते हैं, यानी कि जो एमटीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। और भी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, उनके लिए भी क्लास लाई जाती है। समय ना वक्त गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसएससी एमटीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न था पुस्तक वीर वॉर एंड पीस के लेखक कौन हैं। वॉर एंड पीस इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय। जो लियो टॉल्स्टॉय हैं ये वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एन एरा ऑफ डार्कनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कई बार। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस अंधेरे से उजाले की ओर किसकी पुस्तक है, तो शशि थरूर की पुस्तक है। वॉर एंड पीस पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, उड़ीसा की प्रसिद्ध जो पेंटिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसका एक ही उत्तर जो आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही बताया था कि उड़ीसा के प्रसिद्ध जो पेंटिंग थी, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था पटचित्र। उड़ीसा की जो फेमस पेंटिंग होती है वो क्या होती है, पटचित्र होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3। 1921 में आइंस्टीन ने किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। 1921 में आइंस्टीन को, यहाँ पर को होगा, तो आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये मिला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। ठीक, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। किसके लिए? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो आप देख लीजिएगा, तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आया था सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं। तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बोल सकते हैं, उस समय का। ठीक है, जब पेपर आपका हुआ था। तो अब भी यही हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन थे, कौन बने हैं, वर्तमान में कौन है, तो ये पूछा गया था। तो IGOR टी मैक, कुछ इस तरीके से इनका नाम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है, तो ये इनका संबंध है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और अगर बात की जाए 1906 की बात की जाए, तो यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और 1907 की बात की जाए तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या हुआ था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है, कई बार पूछता है इस क्वेश्चन को भी। ओके, तो इनको तैयार करके जाइएगा। तो लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका संबंध है बंगाल विभाजन से। आपसे और पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन पूछा है तो आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे है। लॉर्ड डलहौजी का
संबंध किससे है? तो इनका है राज्य की हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति। तो इनका संबंध किससे है? राज्य की हड़प नीति से है, लॉर्ड डलहौजी का। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? कॉर्नवालिस। तो सिविल सेवाओं के लिए इनको जाना जाता है, सिविल सेवाओं से रिलेटेड हैं ये, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है सिविल सेवाओं के लिए। इन्होंने ही भारत में एक तरीके से सिविल सेवाओं की स्टार्टिंग की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉर्ड कर्जन वाला, तो ये भी क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी कॉर्नवालिस वाला भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर, देखिए गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और एक और क्वेश्चन आता है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बंदरगाह, जो गोदीवाड़ा बंदरगाह है, गोदीवाड़ा जो पोर्ट है ये भी कहाँ पर है? गुजरात में भी है, गुजरात में ही है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? देखिए अरब सागर की बात की जाए तो उसमें एक ही ऑप्शन था, लेकिन मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो एक आंसर था उसमें, मैंने दोनों लिख दिए हैं, तो कोई सा भी एक आंसर उसमें ऑप्शन में दे रखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं? तो अगर संविधान की बात की जाए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो इसमें 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। पहले इसमें 8 शेड्यूल हुआ करते थे, 4 शेड्यूल बाद में बढ़े हैं, जिसमें से 10वीं जो सूची है, 10th जो शेड्यूल है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं दल बदल कानून। एक कोई भी एक नेता दल बदल कानून अपने पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में छोड़ के चले गए कांग्रेस को, और कहाँ पहुंच गए? बीजेपी में पहुंच गए। तो इसका एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ देखने को मिलता है? 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, तो इनकी एक पुस्तक है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम। क्या है? अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इनकी पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बार बार रिपीट कर करके पूछता है। और क्वेश्चन था हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमा दास को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला है इस समय, और एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे रिपीट कर सकता है एग्ज़ाम के नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हालांकि उसमें 2 क्वेश्चन थे, अब ये डेफिनेट नहीं हो पाया कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कुछ लोगों ने बताया कि प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कुछ लोगों ने बताया था कि क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो आया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। तो इसको भी बता देता हूँ आपको, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी की अगर खोज के बारे में बात की जाए तो इनकी विटामिन सी की खोज की थी वैज्ञानिक हालकट ने। किसने की थी? हालकट ने खोज की थी। अगर प्रोटीन का क्वेश्चन आया था तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वासी-ओरकर का रोग होता है। कौन सा होता है? क्वासी-ओरकर का होता है। एक और रोग होता है, ऑप्शन में आपका क्वासी-ओरकर ही था, लेकिन एक और इसका कारण होता है कौन सी? मरासमस की बीमारी भी होती है। तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी अगर प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो क्वासी-ओरकर की जगह पर वो मरासमस की बीमारी को भी डाल सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम IAS महिला कौन थी? पहली IAS महिला कौन थी? जिन्होंने पहली IAS महिला थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो प्रथम IAS महिला कौन थी? तो ये थी अन्ना जौहर। कौन थी? अन्ना जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अर्जन।
कौन थे? गुरु अर्जन। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आता है पारसी त्यौहार को जाना जाता है, पारसी त्यौहार को जाना जाता है तो इसको नवरोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नवरोज के नाम से जाना जाता है पारसी त्यौहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ये देखिए 2019 में पेपर हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्तमान लोकसभा स्पीकर की बात की जाए तो ये हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और ये बूंदी कोटा से चुनाव लड़े थे। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान से ये चुन के, राजस्थान, ओके, तो ये राजस्थान बूंदी कोटा से चुनाव लड़े थे और ये पहले स्पीकर बने। एक तरीके से राजस्थान के भी ये पहले स्पीकर हैं। राजस्थान का व्यक्ति जो खुद राजस्थान का निवासी हो वो लोकसभा में पहली बार स्पीकर बना है। और इससे पहले भी एक स्पीकर बने थे लेकिन वो राजस्थान के रहने वाले नहीं थे। राजस्थान से हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो राजस्थान के नहीं थे। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो राजस्थान की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया और राजस्थान से ही सीट को जीतकर राजस्थान की तरफ से ये लोकसभा में स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ अच्छी बुक है गीतांजलि। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी और ये जो नाइटहुड की उपाधि थी अंग्रेज़ों ने दी थी। और इस नाइटहुड की उपाधि को जब ये मिली थी तो ये मिली थी 3 जून 1915 को मिली थी। कब मिली थी? 3 जून 1915 को नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी। लेकिन बाद में इन्होंने इसको लौटा भी दिया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इसे उसके बाद इसको लौटा भी दिया था इन्होंने। ओके, इन्होंने जनगण मन लिखा है। क्या लिखा है? जनगण मन, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इन्होंने ही लिखा है और ये गीतांजलि से ही लिया गया है। इन्होंने एक और लिखा है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। आपको पता नहीं होगा, हो सकता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये जो आमार सोनार बांग्ला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। कहाँ का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बांग्ला और गीतांजलि से लिया गया है जनगण मन। और ये किन्होंने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नाइटहुड की इनको उपाधि मिली थी 3 जून 1915 को। बाद में जलियांवाला हत्याकांड के दौरान इन्होंने उसे वापस भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन के हेड कौन है? तो ये तो बस आपको करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो अब्देल फतेह अल सीसी, इस तरीके से इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अच्छा, इन्होंने एक बनाया था क्या? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और किसकी याद में? जैसे ताजमहल को मुमताज़ की याद में बनवाया गया था, इसी तरीके से कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। और इसका जो अगर बात की जाए गुलाम वंश में संस्थापक इसके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी, नींव रख दी थी एक तरीके से। और इसके दौरान ये चले गए, मतलब इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद आई फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई और इल्तुतमिश ने अंतिम रूप से इसको कंप्लीट करा दिया था। किसकी याद में बनवाया था? बख्तियार काकी की याद में। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा समय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, सबसे ज़्यादा समय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो मोरारजी देसाई हैं। कौन है? मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया था। और इन्होंने कितनी बार किया था? 10 बार बजट को पेश किया था। एक और हैं हमारे जो आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। कौन? प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं
इन्होंने इसके बाद किया था 7 बार, कितनी बार? 7 बार बजट को पेश किया था आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने, और जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पुल्लिकट झील कहाँ पर है? देखिए पुल्लिकट झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपसे एक और झील पूछ सकता है, झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील ये भी पूछ सकता है। तो ये जो लोकटक झील है ये कहाँ पर है? इसका आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। ओके, एक और झील है चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो आप बताइएगा लोकटक झील कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है जो पुल्लिकट झील है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है पुल्लिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1764 के युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो ये कौन सा युद्ध था? ये बक्सर का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। क्या? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनाडा की राजधानी क्या है? जो कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? तो ओटावा है। क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पहला वायसराय कौन है? पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय। अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि आपने जो क्वेश्चन दिए थे, जो क्वेश्चन बताए थे उसके आधार पर है। तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी वजह से हो गया है। ओके, अब एक दो क्वेश्चन उसमें कम होगा, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो 25 ही थे, लेकिन एक क्वेश्चन और बोला कि ये भी शायद आया था, तो मैं करा ही देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको भी ले लिया। तो इसमें 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड के अंदर। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करके बता दीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी के सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और आपको कभी भी चैनल को ढूंढने की कोशिश ना करना पड़े। हो सकता है कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, 4 से 5 महीने के दौरान, आप मान लो 2-4 महीने बाद आपको लगा कि उस चैनल से मुझे पढ़ना चाहिए था, तो कभी कभी चैनल नहीं मिलता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 1000 लाइक करवाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर अगर 100 शेयर भी होते हैं, 100 शेयर भी होते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप समझ लीजिए आपके लिए इस प्रकार के सभी शिफ्ट के पेपर लाए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।